लाइव हो चुका। नमस्कार, सादर नमस्कार। मैं यशवीर भाटी ग्रेटर नोएडा से आप सभी का स्वागत करता हूं। खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रूबेरू कराने जा रहा हूं आपसे एक ऐसी महान शख्सियत जो गुर्जर समाज में जिन्होंने एक कितना बड़ा कार्य किया है। मैं ये कहूं कि गुर्जर समाज के लिए भगीरथी प्रयास आपने किया है। मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं श्री मोहित तंवर जी, जो गांव सिसोना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हैं। आप डॉक्टर केपी सिंह जी, जो आपके पिता हैं, और आपका पूरा परिवार एक बहुत इंटेलेक्चुअल परिवार है, और गुर्जरों में आपके परिवार का एक बहुत ऊंचा दर्जा है, नाम है। तो मैं आप सभी से ये बात करते हुए बताना चाहता हूं कि खटाना बुलेटिन डॉक्टर संजय खटाना जी पूरे देश भर में विचार और जानकारियों का ये जो एक बयार है, जो पूरे समाज, पूरे विश्व भर में सोशल मीडिया का एक दौर है, ये जा रहा है। और मोहित तंवर जी ने तकरीबन 18 से 20 वर्ष एक ही विषय पर लगातार संघर्ष करते रहे। विमुक्त जातियों का जो इतिहास है और विमुक्त जाति में से गुर्जर समाज की जो सुविधा थी, जो उसको नौकरियों में आरक्षण का मिलता था, सर्टिफिकेट बनते थे, तो वो सब शामिल कराया और पुनः वो अधिकार, गुर्जर समाज को अधिकार भी दिलाया और मान सम्मान दिलाया। मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से मोहित जी, श्री मोहित तंवर जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो विमुक्त जाति है, ये जो ट्राइब्स है, डिनोटिफाइड है, ये आखिर है क्या? विमुक्त जाति का आशय क्या है और ये कैसे विमुक्त जाति में ये शुमार हुए? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद सर, मेरे को ये अवसर देने के लिए। आप सभी को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं। जो विमुक्त जाति का विषय है, ये उन देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी जातियों से संबंधित है जिन्होंने 1857 की क्रांति में देश के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह किया देश की तरफ से आज़ाद कराने के लिए, और कालांतर में इनको अपराधी एक ब्रिटिशर्स द्वारा इनको कंट्रोल करने के लिए, इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक कठोर काले कानून के तहत इनको क्रश करने, इनको दबाने, इनके दमन करने की प्रक्रिया चलाई, जिसको अपराधी जाति अधिनियम कहा गया। ये अपराधी जाति अधिनियम 1871 में लागू हुआ था, और आज़ादी के बाद, क्योंकि देश आज़ाद हो गया 1947 में, और शायद ये ऐसा विश्व में अपने तरीके का अनोखा पहला कानून रहा होगा कि जिसमें पूरी जाति में एक बच्चा भी अगर माँ के घर में पल रहा है उसको भी अपराधी माना जाता था। इन समाज का हर व्यक्ति अपराधी था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स, सारी ट्राइब्स जो इसमें रजिस्टर्ड हुई, इनको भी ब्रिटिशर्स ने समझा कि इन्होंने हमारे खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया है, ये हमारे लिए खतरा है, उन सब जातियों का इन्होंने दमन करने के लिए ये कानून बनाया था। इसमें गुजर, हबूड़ा, कंजर, बावरिया, सांसी, मीणा, लोधी, मल्हा, बंजारा और अनेकों जातियां हैं। और ये लेकिन कानून इतना दमनकारी और इतना भयानक था कि इन लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, और इनके पंजों के निशान, उंगलियों के निशान लिए जाते थे, और बच्चों को माँ बाप से अलग रखने के लिए रिफॉर्मेशन शेल्टर्स बनाए हुए थे। तो ये मुख्य धारा से कट छट गए। देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन ये लोग 1947 में आज़ाद नहीं हो पाए, क्योंकि ये जब देश आज़ाद हुआ तो ये कानून तब भी प्रभावी था, लागू था इन जातियों के ऊपर।
तब पार्लियामेंट्स में डिबेट चढ़ी संसद के अंदर कि इन जातियों का क्या किया जाए, ये कानून कैसे हटाया जाए। तब भी भारत सरकार इस पर कोई सटीक या स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई। तब भी दुविधा ये थी कि ये लोग पता नहीं किस तरह से बिहेव करेंगे, जो एक इन्होंने अंग्रेजों की राज सत्ता ही उखाड़ के फेंक दी, तो ये हमारे लिए कहीं खतरा तो नहीं बनेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देशभक्त जाति के बारे में ऐसी भावना उस समय भी बनी रही, एक लेगेसी थी जो कैरी फॉरवर्ड होती रही। जी जी, ये जब उन्होंने कहा कि भाई मोहित जी, मोहित जी, इसमें थोड़ा सा थोड़ा इतना कंप्लीट और कर दूं। बात डालें कि ये सब होता रहा और देश आजाद भी हुआ, और ये जो मांग उठी, ये किस ओर से उठी कि भाई इसको हटाया जाए? हाँ, मैं फिर क्लियर कर दूं। ठक्कर बाबा कमीशन बना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। एक भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई एंगर कमेटी के नाम से, तो उन्होंने कहा कि ये कानून तो हटना चाहिए, अदरवाइज ये धब्बा होगा देश के ऊपर कि मतलब कुछ जातियों को आज भी कलंकित करने का काम करेगा कि ये जातियां अपराधी हैं, जो कि वास्तव में अपराधी नहीं थी। ये बात वैसी ही है कि जम्मू कश्मीर से कोई पाकिस्तान में जाए तो पाकिस्तान वाले उसको आतंकवादी बताएंगे जो हमारी तरफ से लड़ने जाएगा, उनकी तरफ से कोई अगर भारत में आक्रमण करेगा वो उसको शहीद बताते हैं, हम आतंकवादी बताते हैं। ये उस तरह की कुछ बातें हैं। जी जी जी, ये 31 अगस्त 1952 में पूर्ण रूप से संसद के अंदर एक्ट को रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि आज के बाद इन जातियों को कोई अपराधी जाति के नाम से नहीं जाना। इनको अब नया नाम दिया गया कि एक्स क्रिमिनल ट्राइब, उसमें भी अपराधी आता है कि इन पे एक वो ठप्पा फिर ना चस्पा रहे, तो इसलिए जो नोटिफाइड क्रिमिनल्स थे उनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स का नाम दिया गया कि लोग अब डिनोटिफाइड हो गए। जी 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 जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि भारत के अंदर एक कानून हटाया गया, दूसरा कानून फिर लाद दिया गया कि भाई नहीं, कानून तो कुछ ना कुछ चाहिए, ये लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, इनको किस तरह से फिर कंट्रोल किया है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, आतन अपराधी कानून देश के अंदर ला दिया गया, कि उसका एक बदला हुआ स्वरूप ही क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कानून, एक तरफ तो देश का 75वां अमृत महोत्सव भी हम ही हाल में बनाया, लेकिन ये कानून अभी भी प्रभावी है। ये बहुत दुखद पहलू है, और ये ना मेरा समाज, ना अन्य जो जातियां हैं जी, वो उसका। मोहित जी, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ये इंटेंशन है, इंटेंशनली। ये सर, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नीति निर्माताओं से ये अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि जो देशभक्त जातियां हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। उनकी भी डिग्निटी है, उनकी भी डिग्निफाइड लाइफ है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया नेशन के लिए, तो उनको भी उनके साथ न्याय होना चाहिए। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए योजनाएं बननी चाहिए, जो नहीं बनी। जहां तक आपने जिक्र किया था कि ये कानून सर्विसेज के लिए था, एजुकेशन में रिजर्वेशन के लिए था, तो मैं क्लियर कर दूं आपको, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आरक्षण की व्यवस्था सेवाओं में नहीं रही कभी भी। ये था, और कुछ संस्थाओं में इसको मिलता रहा। उसी सब की अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद चीजें सामने आई कि बहुत सारे राज्यों में साउथ में ये दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, और अभी भी दिया जा रहा है। तो ये नॉर्थ के राज्यों में नहीं दिया जा रहा। ये क्यों नहीं दिया जा रहा, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसी को गुत्थी सुलझाने के लिए मैं इतने समय तक इसमें लगा रहा। अब सर आपका कुछ मैं इसी के साथ साथ मोहित जी, ये आपके इस भगीरथ प्रयास को पूरा समस्त गुजर समाज सैल्यूट करता है, और आपके इरादों को, आपके साहस को और संघर्ष को हमेशा सैल्यूट करेगा, करता रहेगा। ये जो आपने कहा कि भाई इतने दिन के बाद, ये आजाद भारत होने के बाद भी हटाया, उसके बाद फिर एक और काला अध्याय ये जुड़ा हुआ है कि वो मतलब घुमा फिरा के वो ट्राइबल वो जो है जारी है। इदाते आयोग के बारे में आपका क्या कहना है? इसकी मुख्य सिफारिश क्या क्या है? वो क्या क्या जो है ट्राइब्स के लिए वो क्या क्या कहते हैं इदाते कमीशन? मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं है समाज के अंदर। तो जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरा अल्प ज्ञान है, मैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि भारत सरकार ने बहुत सारे आयोग, कमीशन इनके लिए बनाए, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स दी समय समय पर। लेकिन देश का दुर्भाग्य वही है कि हाँ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और नंबर्स यदि आपके नहीं है तो आपकी बात नहीं सुनी जाती।
भले ही आपकी बात में कितना ही दम हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के बाद पहली प्रथम वर्षीय पंचवर्षीय योजना आई, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें एक इसको अलग क्लास बना गया, इनके लिए एक अलग बजट एलोकेट होता था, जो बाद में होना ही बंद हो गया। क्या इन लोगों का डेवलपमेंट हो गया? ये एक पृथक वर्ग है, एक सेपरेट क्लास है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो जातियां देश के लिए लड़ी उसको मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं लाया गया, उनके लिए कोई सिस्टमेटिक स्कीम या योजनाएं नहीं बनाई गई। और जहां तक इदाते आयोग का प्रश्न है या उससे पहले बने आयोग का है, हर किसी ने इनके वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट, अफर्मेटिव एक्शंस की बात की है। अब बात यह आती है कि अफर्मेटिव एक्शंस तो भारत सरकार ने किए हैं। जो एससी लायक था उसको एससी में ले लिया, जो एसटी लायक था इन्हीं वर्गों में से उसको एसटी में ले लिया, जो ओबीसी में आने योग्य था उसको ओबीसी में लिया। कुछ जातियां अभी भी जनरल में छूट गई। इदाते आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो उनको एससी एसटी ओबीसी में अभी शामिल किए जाने की प्रक्रिया धीन है वो चीज। कुछ सीमित जातियां थी। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम एससी एसटी ओबीसी में आ गए तो फिर तो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, फिर समस्या कहाँ रही? इदाते आयोग ने क्या कहा? इदाते आयोग की क्या रिकमेंडेशन है? इदाते आयोग की जो अनुशंसाएं हैं वो इन वर्गों के लिए एक वरदान है बहुत बड़ा। उन्होंने अनुशंसा की है कि एक इनका पृथक आयोग बनना चाहिए, एक सेपरेट एक कमीशन बनना चाहिए, जैसे एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन है। इनका कोई कमीशन नहीं, अपनी बात जाके कहाँ उठाएं, कहाँ रखें, किसके सामने, किस आयोग के सामने अपना दुखड़ा रोएं? अल्पसंख्यक आयोग भी है। एक क्लास, एक वर्ग जो सबसे पहले बना हुआ वर्ग है 1871 से जो अब तक चला आ रहा है, उसके लिए ही आयोग नहीं। जो देश के लिए कम्युनिटी लड़ती रही, जिनके गांव के गांव उड़ा दिए गए, एक उन्होंने आयोग बनाने की बात की। इन्होंने कहा कि जो भले ही, मैं आपको इससे पहले कि यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2008 में भी एक कमीशन बनाया था, रेणके कमीशन के नाम से था। उसने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी थी, 2005 में बना था, 8 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि इनकी आबादी 10-12 करोड़ के करीब है, जो मेरे अनुसार अभी जो बिताती कमीशन वगैरह ने किया है 18 से 20 करोड़ है इस देश के अंदर। 18 से 20 करोड़ लोगों को आप उनके हाल पे नहीं छोड़ सकते। कोई भी राष्ट्र तब तक समृद्ध नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उसका हर वर्ग, हर क्लास, हर उपवर्ग समान रूप से उसकी भागीदारी ना हो देश के योगदान में। उन्होंने कहा कि 10%, तो 50% की सीलिंग का इशू था कि 50% की रिजर्वेशन की सीलिंग है, 10% उन्होंने रिकमेंड किया था कि इससे ऊपर दे दिया जाए, लेकिन एक लीगल इशू आया कि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती, इसलिए रेणके कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब बात आती है इदाते कमीशन की रिपोर्ट। इदाते कमीशन की रिपोर्ट्स में इन विमुक्त जातियों के बारे में क्या कहा गया? इदाते आयोग ने यह कहा कि जो एससी एसटी ओबीसी में है, आपने ले तो लिया एससी में, एसटी में, ओबीसी में, लेकिन ये लोग वहां भी घुटन महसूस कर रहे हैं। इनका जो सोशल एजुकेशन स्तर है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो मुख्य धारा से कट के खादर जंगल में रह रहे हैं, फार फ्लंज रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, वो compete नहीं कर सकते जो बाकी की पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ में, या एससी एसटी हैं उनके साथ में। ये सब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अपने आप को, इनका नाम तो जरूर लिखा है लेकिन ये उनके साथ compete नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनके नंबर्स नहीं है, इनकी संख्या नहीं है, इनको प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिल रहा। तो इसको सिक्योर करने के लिए, जैसे आप कहे कि दिव्यांग जन के लिए भी 3% 4% का आरक्षण हर वर्ग में किया गया है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, इसी तरीके की एक अनुशंसा उसने की है कि एक सिक्योर चैनल, एक सिक्योर पार्ट इन जातियों को भी मिल सके, जिससे कि इनके नंबर सुनिश्चित हो सके। कम से कम इतने नंबर तो आए जो एससी में एससी में आए, एसटी में एसटी में आए, ओबीसी में ओबीसी में आए। जैसे एक जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है कि पहाड़ी एक क्लास है, वहां पे उनको जो पहाड़ी भाषा बोलते हैं उन लोगों को गुर्जर समुदाय के साथ एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। जो लोग पहले से कमजोर में एक मजबूत वर्ग उसमें और आ जाएगा तो वो उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे? ये हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं अपने आप में सारे, एससी एसटी ओबीसी। इसमें अलग अलग सब क्लास हैं, सबका कॉम्पिटेंसी लेवल, डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस अलग अलग है, वो कम्पीट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ में। ट्रू सोशल जस्टिस वही है कि सब क्लास बनाई जाए, इंटरलॉकिंग की जाए उस पर्टिकुलर उसमें ग्रुप में,
SC ST OBC में, जिससे कि मिनिमम नंबर उनके तय हो सकें शिक्षा में, रोजगार में। और बात आती है कि आपको ओबीसी में ले तो लिया, SC में ले तो लिया, अरे हम तो अपराधी हैं, हमें क्या आपने ओबीसी में ले लिया। सामाजिक क्रम जो होता है उसमें अगड़ा पिछड़ा होता है। आपने मेरे को पिछड़ा माना कि कुछ अगड़े हैं कुछ पिछड़े हैं। मैं तो सोशल हायरार्की का हिस्सा ही नहीं, मेरा समाज तो सोशल क्रम का हिस्सा ही नहीं रहा, ये वर्ग तो सोशल क्रम का हिस्सा ही ना। आपने तो उसको एंटी सोशल कहा, एंटी सोशल, असामाजिक। मैं तो सामाजिक हायरार्की का पार्ट ही नहीं हुआ। मेरे लिए तो स्पेशल स्कीम, स्पेशल असिस्टेंस, उन सब की जरूरत है। तो ये जो मशीनरी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी फेलियर है। वो इस पॉइंट को नहीं समझ रहे कि मात्र SC ST OBC में डाल देने भर से ही इनका भला नहीं होने वाला। ये बात ऐसा नहीं कि इदाते कमीशन के टाइम में निकल के आई या रेंड के कमीशन, उससे पहले लाकूर कमीशन भी था। लाकूर कमेटी जो अपनी बात रखी, उसने ये लिखा इनके बारे में कि जो अपराधी होने का इन पे कलंक लगा, जो इनका घुमंतु जीवन है, उसने इनकी लाइफ को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और मुख्य धारा में ये नहीं जुड़ पा रहे। जब तक इनके लिए स्पेसिफिक असिस्टेंस, स्कॉलरशिप या योजनाएं नहीं बनाएगी सरकारें, तब तक इनका भला नहीं होगा। ये चीजें बार बार आ रही हैं, बार बार कमीशन में रखी जा रही है, कही जा रही हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन ना होने का जो कारण है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो समाज है, जो वर्ग इसके अंदर आते हैं, कोई भी जाति है इन समाज की, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी अपनी जाति के लिए बात करते हैं। दूसरी बात है कि संगठित होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे। संगठित होकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे, सरकारों के सामने अपना दबाव बनाएंगे, निश्चित इनकी बात रखी जाएगी। इनकी बातों में तकनीकी रूप से भी, लीगली भी, हर तरीके से सही बैठती है। जो कहीं भी संविधान के दायरे के अंदर होना चाहिए, वो न्याय इनको नहीं मिल रहा। तो समाजों को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जी सर। मोहित जी, आपने स्पेशली जो है, जब ये हमारे ऊपर एक तरह से देखे कि उस समय की सरकार थी, ये अचानक से हमसे वो सुविधा, हमारा वो हक अचानक से छीना कल्याण सिंह सरकार ने। और वो जो अचानक से छीना, जैसे आपने पीछे अपने वक्तव्य में, अपने व्याख्यान में बताया है कि पारदर्शिता, या मतलब ये कह सकते हैं कि जब किसी काम को, किसी सुविधा या जो भी सुविधाएं मिली या सिफारिशें की गई, उनका जब से ईमानदारी पूर्वक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लागू नहीं होगी, तब तक जो है भूखे को रोटी तो बन गई, लेकिन भूखे तक नहीं पहुंची। तो ये आपका जो कहना है बिल्कुल कथन एकदम सत्य आधारित है और वाजिब है। अब वो जो समय कल्याण सिंह सरकार ने अचानक से वो सुविधा हटा ली और गुर्जर्स को उससे बिल्कुल एक तरह से वंचित कर दिया, तो वो क्या कारण है? सर, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि ये बात महज गुर्जर जाति की नहीं है जी। ये एक क्लास की है जिसको सिस्टेमेटिकली एलिमिनेट किया गया। एक उस वर्ग की बात है जिसको मैं तो कहूंगा कि अगर इतने बुद्धिजीवी हैं, IAS जाते हैं वहां पे, वो सब हैं, तो क्या कारण रहे उसको कि क्यों एक वर्ग को उसके अधिकार नहीं दिए गए आजादी के 78 साल बाद भी। ये मतलब बहुत ही पीड़ा देने वाली बात है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या है। बात रही जहां तक कल्याण सिंह गवर्नमेंट की बात की, जो कैसे आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर रुड़की यूनिवर्सिटी में, जिसका आप शायद मेरे ख्याल से इशारा कर रहे हैं, रुड़की यूनिवर्सिटी में कुछ सीटें विमुक्त जाति के लिए आरक्षित थी। 15% वहां पे SC को आरक्षण मिलता था और 5% ST/DT, कभी 3% ST को मिला, 2%, तो इस तरीके से आरक्षण विमुक्त जाति के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में था। तो ये क्या चीज स्थापित करती है? ये चीज ये स्थापित करती है कि कोई ना कोई पॉलिसी है, हमारे लिए योजनाएं हैं। ये मोहित तोमर नहीं कह रहा, पहले से आरक्षण मिलता आया। ये बात यह है कि 1994 में जब मंडल कमीशन की रिजर्वेशन पॉलिसी बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, ओबीसी का आरक्षण 27% कर दिया गया और 50% की लिमिट लगा दी गई। तो सेंटर वाली पॉलिसी लगी, जिसमें सेंटर की पॉलिसी में कहीं भी विमुक्त जाति का आरक्षण नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली स्टेट के अंदर ये उससे वंचित हो गए। लेकिन
जिन राज्यों में पूरी तरीके से सेवाओं में, शिक्षा में आरक्षण है, साउथ की स्टेट में, या जहां की जातियां, ये जातियां विमुक्त या घुमंतु अर्धघुमंतु जातियां शिक्षित हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, तो वहां पे वो आरक्षण आज भी लागू है। जैसे मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर 13% का रिजर्वेशन आज भी है। वहां नोमैडिक 1, नोमैडिक 2 सब कैटेगराइजेशन उन्होंने इतना किया हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपने सब डिवीजन किया हुआ है। तो एक देश में दो विधान कैसे हो सकते हैं कि साउथ में तो आप आरक्षण दें, देना चाहे तो दे सकते हैं, तो आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा साहनी केस में जब अपना मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसकी जो इंदिरा साहनी केस की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 9 जजों की बेंच का जजमेंट है, उसमें ये कहा कि बाइफर्केशन करना सही है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार, ऐसी संविधान की कोई बाध्यता नहीं कि इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आती कि मजबूर को या कमजोर को न्याय कौन दे? वोट बैंक। समाज ये कहता है कि नेता ये कहते हैं हमारे समाज के, किसी भी पार्टी की, क्षमा करें मैं उनके लिए हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, कि ये मुद्दा हम क्यों उठाएं, क्या करें, इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। किसका दायित्व है, किसको करना चाहिए ये काम? समाज के प्रतिनिधि हैं वो। तो वो कहते हैं कि हम 36 कौम के नेता हैं। आप इस कौम के भी तो नेता हो, या तो कह दो मैं इस कौम का नेता नहीं, बाकी 35 का हूं। न्याय की बात तो करेंगे, न्याय की बात तो उठाएंगे। जी। तो ये इनके नेता भी ऐसे अकर्मणीय हैं जिनकी वैसी स्थिति हुई है। अदरवाइज ये तो बहुत पहले से लागू होना चाहिए था, हुआ है। इसमें दो विधान नहीं चल सकते, अदरवाइज उनका स्टेप डाउन हो जाता सुप्रीम कोर्ट में। साउथ के स्टेट्स में तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। आपको आश्चर्य होगा कि वहां पे कुछ पोस्ट के लिए प्रमोशन तक में भी आरक्षण था महाराष्ट्र रिजर्वेशन से पहले, SC ST की तरह। तो ये न्याय या व्यवस्था, ये चीजें, ये इस तरीके की फैसिलिटी हमारे समाजों को नहीं मिलनी चाहिए नॉर्थ में। क्या नॉर्थ भारत का स्ट्रक्चर नहीं है? या हम लोगों को आज नहीं। आपको और एक मजे की बात बताता हूँ, जो क्रिमिनल ट्रायल एक्ट किन्नर भी आते थे, उनको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था कि स्पाई हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। जो देशभक्त जो आंदोलनकारी थे उनको भी रखा गया। 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में उन लोगों ने आंदोलन किया। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने थर्ड जेंडर के नाम से कैटेगराइजेशन करा लिया, अपने राइट्स ले रहे हैं आज की तारीख में। ये क्या मतलब, आज जो देशभक्त बताते हैं अंग्रेजों से लड़े, इनके अंदर आज की तारीख में इतनी भी हिम्मत, हौसला नहीं बचा कि अपने अधिकारियों के लिए लड़ सके। क्या है, उनसे भी गए बीते गुजरे हो गए। जो चौराहों पे घूमते हैं, उन्होंने अपने अधिकार ले लिए, क्योंकि इससे फायदा नहीं होता किसी को, इसलिए समाज की बात की लड़ाई कोई नहीं उठाता। ये नेताओं की मजबूरी है, सरकारें नाराज तो नहीं हो जाएंगी। और दूसरी मैं बात बता दूं, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हुआ, उसकी लीडरशिप किसके पास गई? उसके लीडर हैं यादव। मैं जाति का नाम ले लेकर बोलता हूँ, जिससे कि उससे पहले SC हुई, उसमें और लोग हैं उसके, और ये जाति SC में आती हैं, OBC में आती हैं, तो उनका मुद्दा ना SC वाले उठाएंगे, ना OBC वाले उठाएंगे, ना ST वाले। वो तो अपना पॉलिटिकल जो माइलेज लेना है, जो बेनिफिट लेना है, उनका लीडर बनना है, वो बने हुए हैं। वो अपना पोर्शन क्यों आपसे अलग करेंगे? अपनी लीडरशिप क्यों तोड़ेंगे? अगर बिना राजनीति के कुछ नहीं होता। आज राजनीति में, आज की तारीख में आपको दमखम चाहिए तो लीडरशिप करनी चाहिए, तो DNT का जो वर्ग है उसको रिवाइव करना ही होगा। जी। मोहित जी, बहुत ही मतलब एक सलीके से एक बात जो आप कह रहे हैं, और निसंदेह जो समाज की लीडरशिप है वहां तो क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। और उस तरफ आपने जो खुले तौर पे जो बात कही है, जिम्मेदारी जो घर का मुखिया है वो उस परिवार की जो जिम्मेदारी है, उसका भरण पोषण, उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा, उसका अधिकार, उसकी सारी चीजों की जिम्मेदारी घर के परिवार की मुखिया की होती है। वैसे ही जो भी कौम के लीडर होते हैं, समाज के अगवा होते हैं, उनकी निसंदेह जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात आपने एक बहुत शानदार कही है कि
चौराहे पर जो लोग थे उन्होंने अधिकार ले लिए हैं। एक बात और मैं आपसे मतलब बार बार उठता है, बहुत लोग कहते हैं इस बात को, आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोग्राम मैनेजर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में आप पोस्टिंग है आपकी। ये इतना सब मतलब एक हैरानगी होती है कि एक आदमी अपना परिवार को पालने के प्रयास करता है, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, हर तरह से अपनी नौकरी को, सब कुछ। ये आपने, मैं तो ये कहता हूं कि आप दूसरे दशरथ माझी है इस कौम को ये सब कुछ देने के लिए और विमुक्त जाति को ये बताने के लिए कि ये सब आपका है और आपने दिलाया है। तो ऐसे किस तरह से कर पाए आप ये 18-20 साल का संघर्ष, इसमें थोड़ा सा आप बताएं। धन्यवाद सर। ये असल में एक अकेले का प्रयास ही नहीं होता, ये आदमी का पैशन होता है सर, जो करा देता है जी। और प्रेरणा होती है। और शायद बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, स्नेह रहा है मेरे भाइयों बहनों का। जी। ये एक बात थी यूपी के अंदर जो आपने बात कही कि आरक्षण था हमारा, कहाँ चला गया, और 20 साल हमको लिस्ट से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? कौन लोग थे जो हमको बाहर रखे हुए थे? कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम विमुक्त जाति में फिर से शामिल हों? क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि ये लोग इतने एक्टिव हैं, इतने आंदोलनकारी हैं, इनको फिर से इस इन वर्ग के अंदर लेकर आया गया। ये अपने अधिकारों के लिए फिर लड़ेंगे, फिर संघर्ष करेंगे, तो इनको किसी भी तरीके से रोका जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर जिनको डिनोटिफाई किया गया और बाद में उसको निकाल दिया? हमको क्रिमिनल मान लो, हमको अपराधी होने का प्रमाण पत्र दे दो, हमें रजिस्टर्ड क्रिमिनल मांगो। हमने तो ये मांग भी की थी सरकारों से, आपको विमुक्त जाति का नहीं देना, डिनोटिफाई का देना, नोटिफाइड क्रिमिनल मानो। सरकार कह रही कि वो तो नहीं हो सकता, वो डिनोटिफाई का दो, फिर कहीं तो तय करोगे आप। आपकी जब सारी बातें सही हैं और जब आपका संघर्ष सत्य सर कभी पराजित नहीं हो सकता। परेशान जरूर हुआ, बहुत परेशान हुआ और बहुत सैक्रिफाइस है, लेकिन दुख तब होता है कि जिनके लिए आप ये सब कर रहे हो वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग और समाज, उसके लोग, और वो इन बातों को समझने के लिए तैयार ना हो, उनके लिए ये बातें कोई मायने ना रखती। तब एक दुख है। मेरे साथ तो जो घटित होना था, जो मेरे को लॉस होने थे, वो हुए या हो रहे हैं। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन समाज को तो कुछ और बात है। निसंदेह आपका जो ये सहयोग चाहिए सर, जी, नो डाउट, समाज का सहयोग चाहिए। उसमें समाज जब तक अपने नेताओं को बाध्य नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा कि आपने, हमारे राइट कर्टेल हो रहे हैं, हमें, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही, हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, हमारी लड़कियों को हॉस्टल में वजीफे नहीं मिल रहे, उनको कमरे नहीं मिल रहे, सरकार हमारे खर्चे वहन नहीं कर रही। जी जी जी। तो मैं समाज कब तक दूध निकाल के बेचेगा? जी जी। आप कोई मॉडल ये बताएं कि इस तरह से हो सकता है सर? सहयोग की बात तो आपने बिल्कुल निसंदेह बहुत बहुत बढ़िया तौर से कही है और सारी जानकारी बढ़िया दी है। एक मॉडल क्या हो सकता है? दूसरी मैं आपको बताऊं, इसमें बात ये थी कि समाज के लिए कि आप ओबीसी से अलग हैं, भिन्न हैं, आप ओबीसी नहीं, मैंने इसका बता दिया, सोशल हायरार्की का हिस्सा नहीं। इदाते कमीशन में मैं और डॉक्टर सुशील भाटी जी रहे, एक्सपर्ट कमेटी में रहे, वहां पे और अन्य भी एक्सपर्ट्स थे। तो उन मेंबर्स ने ये माना, अभी सीड की स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनके लिए डिनोटिफाइड नोवेडिक सेमेटाई बोर्ड बनाया है, उसने सीड की स्कीम भी चलाई है। आप देख सकते हैं कि किस राज्य के अंदर हम विमुक्त जाति हैं, किस जाति के अंदर हम घुमंतु हैं, अर्ध घुमंतु हैं। तो जो छोटी छोटी योजनाएं स्कीम्स की, यहां तक आप मानिए कि समाज ने, एक तो होता है कि लड़ना, सरकारों के साथ सीधे भिड़ जाना, किसी ने उन जिलों के अंदर प्रमाण पत्र तक भी नहीं बनवाए कि 40 रुपया 50 रुपए खर्च के प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, क्योंकि समाज को समझ ही नहीं है। जब समाज के अंदर चेतना आ जाती है तो मायावती भी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। वो तो सबसे ही कमजोर निवल वर्ग की महिला थी। हैं? बात है समाज के अंदर चेतना आने की। चेतना का भाव है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
सर, जन जागरण अभियान, मैं मानता हूं कि जन जागरण अभियान है कि सब लोगों के अंदर चलाया जाए, समाज के अंदर, पूरे वर्ग के अंदर। आपको मैं बताऊं, राजनीति के उससे हम राजनीति करने की तो बात करते हैं, लेकिन 5, 7, 8 सीटों पे, 10 सीटों पे सिमट के रह जाते हैं हर राज्य के अंदर। जाति के आधार पे हमारे इतने नंबर्स नहीं हैं। उसकी बात ये रहे कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की, हर स्टेट की, जो गंगा जमुना के खादर हैं या और भी नदियां हैं, हम या तो उसके इधर की तरफ हैं या उधर की तरफ हैं। तो स्टेट की बाउंड्री में हम आधे आधे बट गए, तो हमारे नंबर्स नहीं बनते, हम स्कैटर्ड हैं नंबर में। तो जो इस वर्ग की बाकी जातियां हैं, उनको हम अपने साथ लेंगे तो उनको भी मजबूती मिलेगी, हमें भी मजबूती मिलेगी। और जब हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो हम असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को अधिक मजबूती के साथ उठा पाएंगे। आज की तारीख में तो जो जाते हैं तो वो समझते हैं कि मेरे को पार्टी निकाल के बाहर कर देगी, मेरे को अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। और जब नंबर इतने होंगे, दबाव बनेगा उस तरीके के, तो सॉल्यूशन भी निकलेंगे सर। और सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल वाजिब है। हम अगर ये नहीं निकलता, जन जागरण अभियान इसलिए जरूरी है कि सरकारें जिस काम को बहुत आसानी से कर सकती हैं, अपने घोषणा पत्र में डाल सकती हैं, सब काम कर सकती है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पे जाएं, वहां से भी आप करा सकते हैं, लेकिन उसके रास्ते लंबे हैं और उसमें बहुत कई बार कठिनाइयां आती हैं। जी जी जी। आपने कभी ये यहाँ से आप इतने लंबे संघर्ष के बाद ये आपने उजाला विमुक्त जातियों को ये बताया है, ये प्रकाश किया है कि एक अकेला चलकर भी आपने जो है, बहुत सारे लोग आपके सहयोग में रहे होंगे निसंदेह, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सरफरे कहें या कुछ भी कहें, वो उत्साह को थोड़ा कम भी करते हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी और विजय पताका के लिए जो है गुर्जर समाज को फिर से और भी विमुक्त जातियों के का जो आपने जिक्र किया है, देश भर में विमुक्त जातियों का आपने जो जिक्र किया है, दिल्ली प्रांत है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन है? उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं सर, इसमें हवुड़ा, कंजर, बावरिया, सांसी, गीधिया, प्रमुख रूप से बात करें तो इसमें आपकी चमार जाती है, इसमें पासी जाती है, इसमें मल्ला जाती है, इसमें गुजर जाती है, इसमें लोध जाती है। आपको नंबर्स की बात बताऊं मैं, राजनीति की बहुत मजे की बात है, इंटरेस्टिंग। बहुत बड़े सूबों में से एक सूबा है उत्तर प्रदेश राज्य। तो दिल्ली प्रांत में भी है जी, दिल्ली प्रांत में। हाँ सर, मैं बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एससी की जो जातियां हैं, विमुक्त जातियां, उनकी संख्या 18% है। अच्छा। और ओबीसी की में जो है उनकी 9% है। विमुक्त जातियों की बात कर रहा हूं। अब आती है घुमंतु जातियों की बात। जो घुमंतु जाति है उनकी संख्या 3% है, टोटल होगी 30%। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 30% संख्या वाले एक वर्ग के अधिकारों से उसको वंचित रखा जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार बार बार कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, डीएनटी बोर्ड कह रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एडामेंट है, केस चल रहे मानव अधिकार में, लड़ेंगे। तो अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये जाहिर है कि अभी और मतलब लड़ाई बाकी है सर। ये तो अभी लड़ाई, तो ये अंगड़ाई कह सकते हैं, अंगड़ाई है जी। हाँ, ये तो आपकी लिस्टिंग हो गई, आपको पता चल गया कि आप एससी एसटी ओबीसी से एक अलग वर्ग है डीएनटी का। अभी आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले जजमेंट दिया कि एससी एसटी का भी डिवीजन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम ये सब चीजें नहीं देखते, हम सड़कों पे कहीं और बातों को लेकर दूसरे अन्य समाजों के साथ विवाद खड़ा हो रहा है, हमारा वो है। अगर हम पढ़ लिख के सेवाओं में, एजुकेशन में आगे निकलेंगे, वो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मेरे हिसाब से आप कोई भी संगठन ले लें, महासभा ले लें, सभा ले लें समाज की, वो इतनी शक्तिशाली नहीं कि पूरे समाज को लिफ्ट कर दें। वो दम, हिम्मत, ताकत सरकार की पॉलिसीज के अंदर ही होती है, जो एक आपको एम्पावर कर दें कॉन्स्टिट्यूशनली, जिससे आप कम्युनिटी पूरी लिफ्ट हो जाए। जी जी जी। मुझे जो मैं आपके लिए स्पेशली पंक्ति याद आ रही है, जो
कभी मेरी कलम से ही आई थी। मैं वो अध्याय हूं बुजुर्गों के बलिदान का, छुपा हूं किसी कोने में इतिहास बनकर। मैं वो कल्पना हूं कवि हृदय की, लौटी हूं वीरों का श्रृंगार बनकर। सिर्फ आंसू ने बाहो मेरे दोस्तों, हालात से टकराओ कोई सैलाब बनकर। तो मोहित जी, एक बड़ी नजीर हैं आप विमुक्त जातियों के लिए स्पेशली, और गुर्जर समाज का। तो मैं ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि नौजवानों के और पढ़े लिखे लोगों को, जिनको ये समझ है कि ये हमें विमुक्त जाति, हम ऐसे ही नहीं हैं, हमने बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ मिटाया है। तो ये जो चीजें हैं, मैं तो एज ए आपसे ये सवाल करने के लिए या मुखातिब हूं, आप मेरे समक्ष हैं कि आपके पास कोई विजन या कोई मॉडल है कि आप इसको और आगे कहां तक ले जाएंगे? सर, मैं आपको पहली चीज तो ये बताऊं कि सारी की सारी जी, आती है कि आप समाज के अंदर जाएंगे, बात करते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्यों बेनिफिट क्या मिलने वाला है। प्रमाण जी, पत्र बन गए तो अब इसका क्या करें। उनकी समझ में जी, ये नहीं आ रहा कि मंडल आरक्षण के लिए आंदोलन पहले हुआ था या वो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले आया था। आंदोलन हुआ जी, था, तो जिन जातियों ने आंदोलन किया था वही उसके लीडर बने बैठे हैं। उन लोगों के, हम्म, उन समाज के लोग ही आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं। उन समाज के लोग और उनके बच्चे आज की तारीख में भी बैकवर्ड्स के नाम पे लीडर हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वही आईएएस आईपीएस बने। आप डीएनटी की लड़ाई लड़ोगे, आप वो काम करोगे। और जो जी, बात आती है स्वार्थ की, मुझे फायदा क्या जी, मिलेगा, इसमें गेन क्या होने वाला है समाज को, मैं संख्या के उसमें बताऊंगा आपको, नंबर्स के उसमें। यदि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर मानता हूं कि 3 लाख इंजीनियर बनते हैं हर साल, महाराष्ट्र में 13% रिजर्वेशन है, यहाँ पे अगर 10% रिजर्वेशन होता है, 3 लाख का 10% कितना होता है सर? 30,000। 30,000। 30,000 बच्चे इस वर्ग के, जी, आपके समाज के, 12th नहीं करते, हम्म, इंजीनियरिंग करेंगे सरकारी खर्चे पे, स्कॉलरशिप हम्म, मिलेगी, सबके सब समृद्धशाली नहीं है। 30,000 हम्म, बहुत बड़ा नंबर है। आप बहुत। अपनी 30,000 सीटें खो रहे हैं इंजीनियरिंग की। अब बात आती है मेडिकल की। हम्म, मेडिकल में जो भी सीटें हैं, मुझे नंबर नहीं पता, 1,000 हैं, 500 हैं, 2,000 हैं, कुछ होंगे नंबर। अगर मैं 10% की बात कर लूँ तो मेरी 100 सीट होगी इस वर्ग की। हम्म, मोटा मोटा है कि जो बहुत से लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ना कोटे के नाम पे चुप हो जाते हैं। वहां भी तो उनके बच्चे, कमजोर बच्चे दाखिल होते हैं मैनेजमेंट कोटे के नाम पे। उनकी हम्म, कैपिटेशन फी जाती है सर 1 करोड़ रुपया तक, मेडिकल कॉलेजेस की यस, अलग अलग है। और आपकी 100 हम्म, सीट हुई तो आपको कितने करोड़ का आपने किया, और आपके हम्म, कितने बच्चे मेडिकल में गए। हम्म, समाज के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में 1 से 1.5 लाख जो नौकरियां हैं, रिटायर होते हैं, नए पद सर्जित होते हैं। 1.5 लाख अगर वैकेंसी निकलती है, उसका 10% रिजर्वेशन इन कम्युनिटीज के लिए तय होता है, फिक्स करती है गवर्नमेंट। तो इस कम्युनिटीज के लिए 15,000 पद हुए। हम्म, क्या किसी साल में आपके समाज के 15,000 लोग गए सेवाओं में? नहीं गए। 200, 400, 500, 1,000, 1,500 ये चले गए। ये 1 साल का कोटा होता है, ये तीसरी। जब हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, ओबीसी में हम घुटन महसूस कर रहे हैं। यही बात राजस्थान में हुई थी, यही बात आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में हुई। भाई उस कैटेगरी में सरकारें तो जोड़ेंगी और जातियों, उनका काम है, वो राजनीति कर रही है। और जातियां प्रपोजल लेकर आएंगी उनको जो सही लगेगा, लेकिन आप कोई नोमेडिक तो नहीं बन जाएगा। राजस्थान के गुजरी नोमेडिक रहेंगे ना, बकरवाली नोमेडिक रहेंगे ना, हम्म। विमुक्त तो यही जातियां रहेंगी ना जो। आपके पास भविष्य में कोई ऐसा प्रोग्राम या प्लानिंग है कि जो जिसको, और मैं आपसे लाइव सेशन में जो है इसको कंक्लूड करेंगे। तो आप होल कम्युनिटीज जो इससे जुड़ी हुई हैं, और पर्टिकुलर नौजवान को, पढ़े लिखे समाज को, आप कोई अपनी तरफ से कोई संदेश या मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जिसको फॉलो करके वो आगे बढ़े?
जी मोहित जी, मोहित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं इस लाइव सेशन में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। खटाना बुलेटिन में आप जितने भी इस लाइव सेशन से जुड़े और एक बहुत शानदार चर्चा श्री मोहित तंवर जी से हुई, जिन्होंने इतना लंबे संघर्ष 18-20 साल संघर्ष करने के बाद ये सारी चीजें पटल पर लेके आए और सरकारों को मजबूर कर दिया कि ये आपको प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे और विमुक्त जाति का जो स्टेटस है या उसका जो राइट्स हैं उनको देने पड़ेंगे। अब मैं आप सभी से जो भी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सभी से विदा लेता हूं और खटाना बुलेटिन सेशन में जो डॉक्टर संजय खटाना जी जो इसके ऑनर हैं खटाना बुलेटिन के समाचार चैनल के, उनको भी इसका धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, नमस्कार।